स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, 15 फरवरी 2024 भारत के संवैधानिक इतिहास का वह दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे की सबसे बड़ी योजना इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इतिहास रच दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वोटर को यह जानने का हक है कि सत्ता को पैसा कहां से मिल रहा है। इस डिसीजन के बाद हमें लगा कि अब लोकतंत्र जीत गया है, इलेक्टोरल फंडिंग ट्रांसपेरेंट होंगी और हमें जानकारी होगी कि पैसा किस पार्टी को किस कॉर्पोरेट ग्रुप से मिल रहा है। लेकिन जैसे ही बॉन्ड से पर्दा गिरा, एक नई खिड़की खुल गई, एक नई विंडो ओपन हो गई। वर्ष 2024-25 के ताजा आंकड़े यह बताते हैं कि 3,811 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया गया है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुल रकम का 82% हिस्सा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को जाता है। सवाल यह है कि क्या हमने वास्तव में सिस्टम को ठीक कर दिया था, या फिर सवाल यह है कि सिस्टम ने एक नया लूपहोल, जो स्मार्टर लूपहोल है, वह ढूंढ लिया है। आज के इस वीडियो में हम पावर, मनी और लॉ की इस अनहोली ट्रिनिटी को समझेंगे। हम समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्टोरल ट्रस्ट का एक नया गेम शुरू हो गया है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि किस तरीके से इलेक्टोरल फंडिंग का इतिहास रहा है भारत में। तो देखिए, वर्ष 2018 से पहले ज्यादातर ब्लैक मनी और कॉर्पोरेट फंडिंग बड़े पैमाने की जो होती थी वो कैश के फॉर्म में होती थी, और यहां पर पारदर्शिता बहुत सीमित थी और मैनुअल ट्रैकिंग की बड़ी चुनौतियां हुआ करती थी। वर्ष 2018 से 24 के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड का दौर आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, जब कहा गया कि अब डिजिटलाइज किया जाएगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा क्लॉज रखा गया था एनोनिमिटी का, जिसके कारण कॉर्पोरेट और सत्ता के बीच में एक सीक्रेट हैंडशेक हुआ करता था। जनता को इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से केवल चंदा नहीं दिया जाता था, उससे एक तरीके से क्विड प्रो क्यो को संस्थागत कर दिया गया, यानी कि आपसी लेन देन खेल को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और 2024 के बाद से अब हम एक नया तरीका देख रहे हैं इलेक्टोरल फंडिंग का, और वह है इलेक्टोरल ट्रस्ट। देखिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम वास्तव में 2013 की है। यह जो ट्रस्ट होते हैं, ये ट्रस्ट कंपनी एक्ट की सेक्शन 25 के अंतर्गत नॉन प्रॉफिट कंपनीज होते हैं। इनका काम होता है कंपनियों से फंड लेना और पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें एक पैराडॉक्स है, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी पैराडॉक्स है। बॉन्ड में डोनर का जो नाम है वो किसी को नहीं पता हुआ करता था, लेकिन ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इसमें डोनर का नाम चुनाव आयोग को बताया जाता है। मजेदार क्या है? मजेदार है कि डोनर कंपनी ने किस पार्टी को पैसा देने के लिए ट्रस्ट चुना है, यह लिंक अभी तक क्लियर नहीं है। तो यहां पर एक ट्रांसपेरेंसी पैराडॉक्स, जिसे आप अब बेहतर समझ सकते हैं, उसको समझिएगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? कॉर्पोरेट दानदाता जो होते हैं वो इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान देते हैं और इलेक्टोरल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जब हम इन ट्रस्ट की मैकेनिज्म को समझेंगे तो हमें यह बात दिखाई देगी। जैसे भारत में एक है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। यह ट्रस्ट प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा समर्थित है और इसके द्वारा सर्वाधिक चंदा मिला है भाजपा को। इसी प्रकार से दूसरा भी एक बड़ा ट्रस्ट है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसमें टाटा समूह, भारती एयरटेल, DLF द्वारा समर्थित है और इसका नीतिगत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और इससे भी सबसे ज्यादा फंड मिलता है बीजेपी को। तो अब आप समझिए कि ट्रस्ट के माध्यम से वही चीज हो रही है जो कहीं ना कहीं बॉन्ड के माध्यम से हो रही थी, अभी भी हमें क्लियर नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि ये 8% और 82% का मैथमेटिक्स क्या है। इसको भी देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज भारतीय निर्वाचन प्रणाली के बारे में समझ में आएगी। अगर हम इस पूरे धन के वितरण को देखें जो 3,811 करोड़ रुपए का है, तो इस 3,811 करोड़ में से 3,182 करोड़ रुपया 3,182 करोड़ रुपया जो है वो मिला है केवल और केवल बीजेपी को, और मिला है कांग्रेस को 299 करोड़ रुपए।
अब जो आप ये गैप देख रहे हैं, इस गैप से अंदाजा लगाइए कि क्या इस गैप को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि चुनाव कितने निष्पक्ष हो सकते हैं इस देश में। चंदा जो दिया जाता है वो केवल विज्ञापन के लिए नहीं होता है, चंदा बूथ प्रबंधन के लिए भी होता है, डेटा माइनिंग के लिए भी होता है, सोशल मीडिया आर्मी मेंटेन करने के लिए भी होता है और नैरेटिव सेट करने के लिए भी होता है। तो अगर कॉरपोरेट फंडिंग का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक दल और वो भी सत्ताधारी दल के पास जाएगा तो क्या नीतियां जनता के लिए बनेंगी या डोनर्स के लिए बनेंगी? यह पॉलिसी कैप्चर और क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब महत्वपूर्ण रूप से हमें यह भी जानना चाहिए कि क्या दुनिया में भी ऐसा ही होता है। तो दुनिया के वास्तविक अगर हम केसेस को देखें तो जर्मनी में क्या होता है, चुनावी प्रदर्शन और सदस्यता शुल्क के आधार पर राज्य का वित्त पोषण होता है। यहां पर कॉर्पोरेट फंडिंग इस तरह से नहीं होती। इसी प्रकार फ्रांस में देखें तो पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र के साथ पार्टी के खर्च पर सख्त सीमाएं होती हैं। और अगर आप करंट से अपडेट रहते होंगे तो आपने देखा होगा फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट को अभी रिसेंटली जेल भी हुई थी। राज्य वित्त पोषण मॉडल में क्या होता है कि करदाताओं द्वारा वित्त पोषित जो होता है वह चुनाव कॉर्पोरेट्स की निर्भरता को कम कर दिया जाता है और फ्री और फेयर इलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम यूपीएससी के नजरिए से देखें तो यूपीएससी के नजरिए से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यूपीएससी में आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स के साथ भी पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन यह कहता है व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। जो आप सीधे नहीं कर सकते वह आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक थे क्योंकि वो पारदर्शिता रोक रहे थे तो क्या ट्रस्ट के जरिए बड़े कॉर्पोरेट्स का प्रभाव पूरे लोकतंत्र की मूल संरचना पर चोट नहीं पहुंचा रहा? आपके लिए यह आर्टिकल 14 के साथ भी जुड़ेगा, चुनावी सुधार, राजनीतिक दल विनियमन और पारदर्शिता तंत्र के साथ भी जुड़ेगा जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 4 में अगर हम देखें तो जवाबदेही, पारदर्शिता और शासन पर कॉर्पोरेट प्रभाव, इन सब से यह चीज जुड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आप इसको यूपीएससी के साथ एक व्यापक तरीके से जोड़ सकते हैं। फाइनली हम क्या कह सकते हैं इस पूरे रिपोर्ट के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ? तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड का जाना, बॉन्ड का एक तरीके से बैन किया जाना स्वागत योग्य कदम था, लेकिन ट्रस्ट का यह उछाल हमें डराता है। लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वोट की ताकत नोट की ताकत से हारती रहेगी। हमें सिर्फ पारदर्शिता नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां चंदा देने वाली कंपनी का नाम ही नहीं बल्कि वहां पर चंदे के बदले मिलने वाले एहसानों का भी हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम बखूबी किया था, अब बारी है हम भारत के लोग की। क्या हम इस डेटा को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर भूल जाएंगे या हम सवाल पूछेंगे कि जब नीतियां बनती हैं तो कलम सरकार की चलती है या कॉरपोरेट्स की चलती है या उनके पीछे बैठे उन ट्रस्ट की चलती है? आप भी इस विषय पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि क्या इलेक्टोरल ट्रस्ट्स भारत के लोकतंत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड से बेहतर विकल्प है या फिर आपको लगता है कुछ ऐसा ही है जैसा पुरानी शराब नई बोतल में डालकर परोसी जा रही है? कमेंट करके अपने विचार अवश्य बताइएगा। यह महत्वपूर्ण है। चुनावी सुधार और निष्पक्ष चुनावों के लिए हमें चुनावी फंडिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जहां से फंड आ रहा है निर्णय भी उसी से प्रभावित होते हैं। आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जहां से आप अपडेट रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जोड़ना चाहते हैं और बेहतर ढंग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहते हैं, वे हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो कि शुरू हो रहा है 26 दिसंबर से 2025 से, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि इस बैच में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ मेंटोरशिप भी दी जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि आप अगर प्री के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम इन दिल्ली दिया जाएगा। प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हमारा आईजीपी होता है जिसमें बहुत सीनियर और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स
आपको इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी इस बैच में। और महत्वपूर्ण यह है कि ये P2I कोर्स है, यानी कि आपको बेसिक से एडवांस तक, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको यह बैच मात्र 10,999 में मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। जब आप हमारा कोर्स का परचेज करने जाएं तो आप वहां पर PK लाइव कोड लगाइएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी IQ के हर एक बैच पर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर आपको लगता है कि इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर भी जाकर के इसके लिंक्स भी देख सकते हैं और हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, करते हैं तैयारी UPSC की। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।